हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक कृतिका के लेसन मैं क्यों लिखता हूँ इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इस लेसन का पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार किसी भी रचना को लिखने के लिए अनुभव से ज्यादा जरूरी अनुभूति है। अनुभव का मतलब है सिर्फ ये जानना कि कोई घटना हुई है, जैसे किसी किताब में पढ़ना या सामने से देखना। लेकिन अनुभूति एक गहरा एहसास है। जब कोई बात, भले ही आपने उसे अपनी आंखों से ना देखा हो, आपकी भावनाओं और कल्पना की मदद से सीधे आपके दिल में उतर जाए और आपको लगे कि आपने ही वह दुख सहा है। लेखक मानते हैं कि जब तक कोई विषय दिमाग की जानकारी से आगे बढ़कर इस गहरे एहसास तक नहीं पहुंचता, तब तक उस पर लिखी गई रचना सच्ची और असरदार नहीं बन सकती। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? इसका उत्तर है, लेखक ने खुद को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता तब महसूस किया जब उन्होंने जापान जाकर वहां की बर्बादी देखते हुए सड़क पर एक जले हुए पत्थर पर बनी एक सफेद परछाई को देखा। इस परछाई को देखकर लेखक ने सोचा कि बम फटने के समय यहाँ कोई आदमी खड़ा रहा होगा और रेडियम की किरणों ने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा, लेकिन उसकी परछाई पत्थर पर छप गई होगी। यह नजारा देखकर उन्हें जोर का झटका लगा। उन्हें लगा कि जैसे उस पत्थर पर सारी ट्रेजेडी लिखी हो। इस पल बम का विस्फोट सीधे उनके मन के अंदर उतर गया और वह खुद को उस भयानक दुख को सहने वाला भोक्ता समझने लगे। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। इसका उत्तर है, लेखक को लिखने के लिए मुख्य रूप से दो बातें प्रेरित करती हैं, जिनमें पहली बात उनके मन के अंदर की बेचैनी है, जिसे वह आंतरिक विवशता कहते हैं। वह इसलिए लिखते हैं ताकि उस बेचैनी को कागज पर उतार कर पहचान सकें और उससे आजादी पा सकें। दूसरी बात बाहर का दबाव है। जब लेखक मशहूर हो जाते हैं तो उन्हें संपादक के कहने पर, प्रकाशक के बार बार याद दिलाने पर या पैसे की जरूरत होने पर भी लिखना पड़ता है। हालांकि लेखक इस बाहरी दबाव को केवल एक सहायता देने वाली चीज की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगला है, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। इसका उत्तर है, एक रचनाकार को जिन बातों से प्रेरणा मिलती है वे सीधे तौर पर किसी और को कुछ भी रचने के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि रचनाकार की बनाई हुई कृति और उसकी मेहनत दूसरे को उत्साहित करती है। जब कोई लेखक अपनी गहरी भावनाओं से कोई रचना लिखता है, जैसे हिरोशिमा कविता, तो वह रचना पढ़ने वाले के मन में भी दया और करुणा जगाती है। यह रचना दूसरे व्यक्ति को किसी विषय पर और गहराई से सोचने या अपने साधारण अनुभव को गहरी अनुभूति में बदलने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही रचनाकार की ईमानदारी और मेहनत देखकर भी दूसरे लोग रचना करने के लिए उत्साहित होते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार कुछ रचनाकारों के लिए मन की भावना के साथ साथ कुछ बाहरी दबाव भी लिखने के लिए जरूरी होते हैं। ये बाहरी दबाव कई तरह के हो सकते हैं, जैसे किसी विषय पर कहानी को लिखने के लिए संपादकों का बार बार अनुरोध करना, प्रकाशक का जल्दबाजी करना कि नई किताब को फटाफट पूरा किया जाए क्योंकि बाजार में उसकी मांग है, या फिर लेखक को पैसों की जरूरत होना। कभी कभी तो मशहूर हो जाने के बाद अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए भी लगातार लिखते रहने का दबाव होता है। अगला प्रश्न है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? इसका उत्तर है, हाँ, बाहरी दबाव सिर्फ लिखने वालों पर ही नहीं बल्कि हर तरह के कलाकारों पर पड़ता है। जैसे किसी संगीतकार को कंपनी के कहने पर वही गाना बनाना पड़ता है जो बाजार में बिकेगा। एक चित्रकार को ग्राहक द्वारा बताए गए विषय, आकार और अंतिम तारीख के हिसाब से काम करना पड़ता है। एक्टर या डायरेक्टर पर फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर का दबाव होता है कि फिल्म को कम पैसों में और जल्दी पूरा किया जाए। इसी तरह शिल्पकार और डिजाइनर को भी लोगों की मांग और फैशन के नए रुझानों के हिसाब से अपनी कला बदलनी पड़ती है। इसलिए हर कला के क्षेत्र में दिल की इच्छा के साथ साथ समय की सीमा,
पैसे की जरूरत और बाजार की मांग का दबाव हमेशा रहता है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? इसका उत्तर है, ये कहना मुश्किल है कि हिरोशिमा पर लिखी कविता किसी बाहरी दबाव के कारण लिखी गई थी, बल्कि यह पूरी तरह से लेखक के अंदर की बेचैनी का नतीजा थी। जब लेखक ने पत्थर पर छपी हुई परछाई देखी, तो इस दर्दनाक दृश्य ने उनके मन में बेचैनी पैदा कर दी, जो दिल की गहरी भावना में बदल गई। लेखक ने खुद माना है कि उन्होंने इस बेचैनी से शांति पाने के लिए कविता लिखी थी, जो उनकी सबसे सच्ची प्रेरणा थी। यदि कोई बाहरी दबाव होता तो शायद वह जापान में ही तुरंत कविता को लिख देते, लेकिन उन्होंने तो भारत लौटकर उस कविता को रेलगाड़ी में लिखा, जिससे पता चलता है कि उन्हें बाहर के सहारे की जरूरत नहीं थी। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां-कहां और किस तरह से हो रहा है? इसका उत्तर है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सबसे भयानकतम दुरुपयोग थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि आज भी विज्ञान का गलत इस्तेमाल कई जगहों पर हो रहा है। युद्ध और सुरक्षा के क्षेत्र में खतरनाक रासायनिक हथियार बनाए जा रहे हैं और ड्रोन से आम लोगों पर हमला किया जा रहा है। पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनों से जंगल काटे जा रहे हैं और प्रदूषण फैलाने वाली चीजें बनाई जा रही हैं, जिससे धरती गर्म हो रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य और तकनीकी के क्षेत्र में नशीली दवाइयां बनाने के लिए विज्ञान का उपयोग हो रहा है। अगला प्रश्न है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? इसका उत्तर है, एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के नाते विज्ञान का गलत इस्तेमाल रोकने में मेरी बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले मैं विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल सोच समझकर करूंगा और अपने दोस्तों को भी इस विषय में जागरूक रहने के लिए कहूंगा। मैं प्लास्टिक जैसी चीजों का उपयोग कम करूंगा और सौर ऊर्जा जैसी अच्छी तकनीकों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगा। मैं टेक्नोलॉजी जैसे एआई का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे बदलाव लाने के लिए करूंगा। और आखिर में मैं सरकार और कंपनियों से विज्ञान का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए ही करने का अनुरोध करूंगा। बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ पीवाईक्यूज हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसमें 2024 में पूछा गया पहला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए कि क्या एक रचनाकार और उसकी रचनाएं बाहरी दबाव से भी प्रभावित हो सकती हैं? आपकी दृष्टि में वे कौन से बाहरी दबाव हैं जो रचनाकार की रचना को प्रभावित करते हैं? इसका उत्तर है, हाँ, एक लेखक और उसकी रचनाएं बाहरी दबावों से भी प्रभावित होती हैं। लेखक भी मानते हैं कि सच्ची प्रेरणा तो दिल के अंदर से आती है, लेकिन मशहूर होने के बाद कुछ लेखन बाहर के कारण भी करना पड़ता है। ये बाहरी दबाव कई तरह के होते हैं, जैसे पैसे कमाने की जरूरत सबसे बड़ा दबाव है, जिसके कारण लेखक को बाजार की मांग के हिसाब से जल्दी लिखना पड़ता है। इसके अलावा प्रकाशक या संपादक जब बार बार कोई काम जल्दी में मांगते हैं, तो लेखक को जल्दबाजी में लिखना पड़ता है। कुछ लेखक थोड़े आलसी होते हैं, जिनके लिए ये बाहरी दबाव एक तरह से अलार्म का काम करते हैं, ताकि वे काम शुरू कर सकें। इसलिए लेखक बाहरी दबावों को पूरी तरह से नकारते नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक सहायता देने वाली चीज की तरह इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, 2024 में पूछा गया एक और प्रश्न है, एक कृतिकार के लेखन और रचना के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार एक रचनाकार के लिखने के पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। सबसे जरूरी कारण उसके मन के अंदर की बेचैनी है। लेखक इसलिए लिखता है ताकि वह उस बेचैनी को बाहर निकाल सके, उसे पहचान सके और उससे आजादी पा सके। यह लेखन तब सच्चा होता है जब कोई बात दिमागी जानकारी से ऊपर उठकर दिल की गहरी अनुभूति बन जाती है। दूसरा कारण होता है बाहर का दबाव, जैसे पैसे की जरूरत होना या संपादकों और प्रकाशकों का बार बार लिखने के लिए कहना। कुछ लेखक इस बाहरी दबाव को केवल एक सहायता देने वाली चीज की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनके भीतर की लिखने की इच्छा सामने आ सके। इस तरह एक सच्ची रचना हमेशा आंतरिक विवशता से ही पैदा होती है। 2024 में एक और प्रश्न पूछा गया है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर अनुभव और अनुभूति का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखिए। लेखक ने अपनी जापानी यात्रा के दौरान सब कुछ देखकर भी तत्काल क्यों नहीं लिखा? अणु विस्फोट की अनुभूति लेखक को कब हुई? इसका उत्तर है, अनुभव किसी घटना को किताबी ज्ञान या आंखों के सामने देखने तक सीमित रखता है, जबकि अनुभूति संवेदना
और कल्पना के सहारे किसी सत्य को आत्मा के अंदर उतार लेती है, जो मन में बेचैनी पैदा करती है। लेखक के अनुसार किसी रचना के लिए अनुभव से ज्यादा जरूरी अनुभूति होती है। इसी वजह से लेखक ने जापान में सब कुछ सामने से देखने के बावजूद तुरंत कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें उस समय तक गहरी अनुभूति नहीं हुई थी। अणु विस्फोट की यह गहरी अनुभूति उन्हें तब हुई जब उन्होंने हिरोशिमा की सड़क पर एक जले हुए पत्थर पर बनी परछाई देखी। ये परछाई उस व्यक्ति की थी जो बम विस्फोट के समय वहां खड़ा था और भाप बनकर उड़ गया। इस दृश्य को देखकर लेखक को जोरदार झटका लगा और उन्हें महसूस हुआ कि वह खुद उस दुख को सहने वाले भोक्ता बन गए हैं। इस गहरे एहसास के बाद ही उन्होंने हिरोशिमा कविता लिखी। बच्चों, 2023 में पूछा गया पहला प्रश्न है, हिरोशिमा जाने पर लेखक को क्या महसूस हुआ? हिरोशिमा की घटना पूरी मानव जाति के लिए एक सबक के समान क्यों है? मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक जब हिरोशिमा गए तो उन्होंने वहां लोगों को रेडियम के जहर से सालों तक कष्ट सहते देखा। हालांकि उन्हें गहरा एहसास तब हुआ जब उन्होंने एक जले हुए पत्थर पर बनी परछाई देखी। इस परछाई को देखकर उन्हें लगा कि वह खुद उस दुख को सहने वाले भोक्ता बन गए हैं और इसी से उनके मन में लिखने की विवशता जागी। हिरोशिमा की यह घटना पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि इसने दिखाया कि विज्ञान का इस्तेमाल करके इंसान कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। यह घटना हमें चेतावनी देती है कि हमें अपनी वैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि मानव कल्याण के लिए ही करना चाहिए। 2023 में एक और प्रश्न पूछा गया है, किसी रचनाकार की रचना, प्रेरणा अथवा जीवन किसी दूसरे व्यक्ति को किसी रचना के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, एक रचनाकार की रचनाएं या उसका जीवन किसी दूसरे व्यक्ति को सीधे तौर पर प्रेरित नहीं करते, बल्कि एक माध्यम बनते हैं। जब रचनाकार अपनी गहरी भावनाओं से कोई रचना करता है तो वह रचना पढ़ने वाले के दिल में भी दया और संवेदना जगाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के दर्द को सुनकर दूसरा भी दर्द महसूस करने लगे। इस तरह रचनाकार की कृति दूसरे व्यक्ति को गहराई से सोचने और अपने अनुभवों को भी गहरी अनुभूति में बदलने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा रचनाकार की ईमानदारी और मेहनत देखकर भी दूसरे लोग सच्चे दिल से कुछ रचने के लिए उत्साहित होते हैं और इस तरह से वे अपनी आंतरिक विवशता को पहचान पाते हैं। 2023 में एक और प्रश्न पूछा गया है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के संदर्भ में लिखिए कि आपके विचार से विज्ञान का दुरुपयोग कैसे हो रहा है और उससे कैसे बचा जा सकता है। इसका उत्तर है, लेखक ने हिरोशिमा को विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग बताया है। मेरे विचार से आज भी विज्ञान का दुरुपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है। युद्ध और सुरक्षा के क्षेत्र में खतरनाक रासायनिक हथियार बनाए जा रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनों से जंगल काटे जा रहे हैं और प्रदूषण फैलाने वाली चीजें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा नशीली दवाइयां बनाने के लिए विज्ञान का उपयोग हो रहा है। इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले नैतिक शिक्षा पर जोर देना होगा और विज्ञान का इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए करना सीखना होगा। हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का उपयोग कम करना चाहिए और हमेशा जिम्मेदारी से तकनीक का उपयोग करना चाहिए। इस तरह हम विज्ञान की शक्ति को तबाही के बजाय भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। 2023 में एक और प्रश्न पूछा गया है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ में वर्णित हिरोशिमा की घटना क्या थी? पूरे विश्व को ऐसी घटनाओं से कैसे बचाया जा सकता है? इसका उत्तर है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ में हिरोशिमा की घटना 6 अगस्त 1945 को जापान में हुए पहले परमाणु बम विस्फोट की है, जिसे लेखक ने विज्ञान का सबसे भयानक दुरुपयोग बताया है। लेखक को इसकी गहराई का एहसास तब हुआ जब उन्होंने सड़क पर जले हुए पत्थर पर छपी आदमी की परछाई देखी। इस भयानक त्रासदी से पूरे विश्व को बचाने के लिए यह जरूरी है कि सभी देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करें। हमें विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ मानव कल्याण के लिए करना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। हमें दिमाग की शक्ति के साथ साथ दिल की संवेदना को भी बढ़ाना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी देश इतनी बड़ी तबाही न मचाए। 2023 में एक और प्रश्न पूछा गया है, कृतिकार की ईमानदारी से आप क्या समझते हैं? मैं क्यों लिखता हूं कि लेखक ने इस ईमानदारी के समक्ष किस तरह की लेखकीय विशेषताओं का उल्लेख किया है? इसका उत्तर है, कृतिकार की ईमानदारी का मतलब है कि लेखक हमेशा अपने मन की सच्चाई से जुड़ा रहे और कभी समझौता ना करे। लेखक के अनुसार एक सच्चा लेखक हमेशा यह जानता है कि उसने जो कुछ लिखा है वह दिल की सच्ची प्रेरणा से आया है या केवल बाहरी दबाव
जैसे पैसे या संपादक की मांग के कारण लिखा गया है। वह अपनी आंतरिक विवशता से निकली रचना को ही सबसे ज्यादा महत्व देता है। इस ईमानदारी को बनाए रखने के लिए लेखक को खुद पर अनुशासन रखना जरूरी होता है, ताकि बाहरी दबाव उसकी सच्ची रचनात्मकता पर हावी ना हो पाए और वह हमेशा अपनी भीतरी आवाज को ही व्यक्त करे। तो बच्चों, इस तरह से ये लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और इसकी PYQs यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।